स्वागत है। आज हम हार्पर ली के मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस किताब पर और इरादा ये है कि देखें कि ये कहानी आज भी इतनी अहम क्यों है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है 1930 के दशक की, अमेरिका के दक्षिणी हिस्से की। और ये एक बच्ची की नज़रों से है सब कुछ, नस्ल भेद, न्याय और वो बचपन वाली मासूमियत। चलिए देखते हैं इन नोट्स में क्या मिलता है। तो सेटिंग है मैकॉम्ब, अल्बामा का एक छोटा सा काल्पनिक शहर, 1930s का टाइम। जी। और कहानी सुना रही है स्काउट फिंच, एक 6 साल की बच्ची। उसके साथ हैं भाई जेम और पिता एटिकस फिंच, वकील हैं वो। और ये जो नजरिया है ना एक बच्ची का, जी ये बहुत खास है। हाँ, कैसे? मतलब उसकी मासूमियत से हमें समाज की कड़वी सच्चाइयां दिखती हैं, जैसे नस्लीय भेदभाव, अन्याय, वो चीजें जो बड़े लोग शायद नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। और एटिकस फिंच का किरदार, वो तो जैसे नैतिकता और साहस का प्रतीक है, खासकर उस माहौल में। हाँ, माहौल तो मुश्किल था ही। बिल्कुल। और फिर आते हैं टॉम रॉबिन्सन, एक अश्वेत आदमी जिस पर झूठा इल्जाम लगता है, और बू रैडली भी है, वो रहस्यमयी पड़ोसी। हाँ, तो कहानी का जो मेन फोकस है वो टॉम रॉबिन्सन का केस है ना? जी बिल्कुल। उस पर एक गोरी लड़की मेयला एविल, उसके साथ रेप का झूठा आरोप लगता है। और एटिकस उसका केस लड़ने का फैसला करते हैं। यहीं से चीजें मुश्किल होनी शुरू होती हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त उस जगह पर मैकॉम में जहां नस्ल को लेकर इतना तनाव था, एक अश्वेत का बचाव करना मतलब पूरे समाज के खिलाफ जाना। लोगों ने विरोध किया होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा। एटिकस को बहुत विरोध झेलना पड़ा। और कोर्टरूम वाले जो सीन है वो तो कमाल के हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है वो बहुत पावरफुल हैं, तनाव महसूस होता है उनमें। बिल्कुल। सबूत साफ इशारा कर रहे हैं कि टॉम बेगुनाह है। उसकी एक शारीरिक अ, अक्षमता भी है, लेकिन फिर भी जूरी, जो पूरी तरह गोरी है, वो उसे दोषी मान लेती है। ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह कितने हावी थे न्याय पर। सही कहा। न्याय व्यवस्था कैसे खोखली हो सकती है पक्षपात के कारण। ये बस कानून की नहीं, इंसानियत की हार थी। और अंत भी दुखद है टॉम का। हाँ, वो जेल से भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। इस घटना का बच्चों पर क्या असर होता है, स्काउट और जेम पर? बहुत गहरा। खासकर जेम पर। उनकी मासूमियत जैसे टूट सी जाती है। दुनिया उन्हें अब अन्याय से भरी दिखने लगती है। और इसी कहानी के साथ साथ वो बू रेडली वाली कहानी भी चलती है। हाँ, वो पड़ोसी जिससे सब डरते हैं, जिसके बारे में अजीब अजीब बातें फैली हुई हैं। जी, समाज से एकदम कटा हुआ। बच्चे तो उसके घर के पास भी नहीं जाते। लेकिन आखिर में वही उनकी जान बचाता है ना। हाँ, यही तो आयरनी है। बू रेडली दिखाता है कि बाहर से जो दिखता है जरूरी नहीं अंदर भी वही हो। मतलब जिसे सब बुरा समझ रहे थे वही हीरो निकला। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि लोगों को उनकी बनी बनाई इमेज से नहीं आंकना चाहिए, पर्दे के पीछे देखना चाहिए। तो अगर हम ये सब जोड़ें, टॉम का केस, बू रैडली, एटिकस का संघर्ष, बच्चों का नजरिया, तो मेन मैसेज क्या है इस नॉवल का? कई मैसेज हैं। एक तो साफ है, नस्ली अन्याय कितना भयानक है और समाज पर उसका क्या असर पड़ता है। दूसरा, नैतिक साहस, एटिकस की तरह सही के लिए खड़े होना, भले ही अकेले क्यों ना हो। और वो मॉकिंगबर्ड वाली बात, वो बहुत फेमस है। हाँ, मॉकिंगबर्ड का सिंबलिज्म। एटिकस बच्चों को कहते हैं ना कि मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस गाते हैं। बिल्कुल। तो उपन्यास में टॉम रॉबिन्सन और बू रैडली दोनों ही एक तरह से मॉकिंगबर्ड हैं, निर्दोष, जिन्हें समाज अपने पूर्वाग्रहों की वजह से चोट पहुंचाता है। हाँ, मॉकिंगबर्ड को मारना मतलब मासूमियत को, सच्चाई को खत्म करना। तो ये किताब हमें सहानुभूति, समझ और अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के स्वभाव, समाज की उलझनों और न्याय की लड़ाई पर एक टाइमलेस कमेंट्री है। मुश्किल वक्त में हिम्मत और दया का एक छोटा सा काम भी कितना बड़ा हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जी। ये किताब 1960 में आई थी, सिविल राइट्स मूवमेंट के दौर में। पर इसमें जो मुद्दे हैं, अन्याय, पूर्वाग्रह, अफवाहें, सही के लिए आवाज उठाना, क्या ये आज कम रेलेवेंट है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आज हमारे समाज को भी अपने मॉकिंगबर्ड्स को बचाने के लिए एटिकस फिंच जैसे लोगों की जरूरत पहले से ज्यादा है?